बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। क्लास 11 केमिस्ट्री और कराची बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उसके एमसीक्यूज़ का सलूशन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। टोटल आपके पास 43 एमसीक्यूज़ हैं और 43 ही मार्क्स के हैं। ये हर एमसीक्यू के लिए आपके पास 1 मार्क है। तो एमसीक्यू नंबर 1 है, रेन ड्रॉप्स हैव स्फेरिकल शेप बिकॉज अ स्फेयर हैज़ द लीस्ट। अब ये सरफेस टेंशन का टॉपिक है आपके पास चैप्टर नंबर 2 में, बुक में पेज नंबर 55 पर जो है साइंटिफिक रीज़न भी आ जाता है बाज़ोकात ये। तो सरफेस टेंशन से रिलेटेड है ये। और सरफेस टू वॉल्यूम रेशो एज इट इज़ लाइन मौजूद है बुक की, वहाँ से इन्होंने आपको ये उठा के दिया हुआ है। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर है। तो रेन ड्रॉप्स जो होते हैं ये स्फेरिकल शेप के सरफेस टेंशन की वजह से होते हैं, क्योंकि जो स्फेयर होता है उसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशो जो है वो बहुत कम होता है, ठीक है, लीस्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द क्वांटिटीज़ रिलेशनशिप बिटवीन द सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन डिस्क्राइब्स। तो स्टोक्योमेट्री की जो है डेफिनेशन है ये बुक में मौजूद है पेज नंबर 19 पर, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, इसको कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 3, 870.0 यानी 870.0 हमारे पास एक नंबर उन्होंने दिया हुआ है और आपसे पूछा है सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में कि कितने हैं इसमें। तो देखें, नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो होते हैं सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं 1 से लेकर 9 तक। ज़ीरो में जो है पंगे हैं थोड़े, तो उसको ज़रा समझना पड़ता है। दो तीन केसेस होते हैं हमारे पास, एक तो लीडिंग ज़ीरोज़ होते हैं, एक ट्रैप्ड ज़ीरोज़ होते हैं और एक एंडिंग ज़ीरोज़ होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एंडिंग ज़ीरोज़ वाला जो है केस मौजूद है। एंडिंग ज़ीरोज़ में जो जो ज़ीरोज़ आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद हों, ठीक है, वो कहलाते हैं सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे हम सारे ज़ीरोज़ को इनको, ठीक है। और डेसिमल मौजूद हो अगर, ठीक है, डेसिमल मौजूद हो, नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद वाले जो ज़ीरोज़ होते हैं उनको हम कहते हैं उनको सिग्निफिकेंट काउंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो 870.0 जो है इसमें सारे के सारे जो डिजिट्स हैं ये सिग्निफिकेंट हैं। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें मौजूद हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसका आंसर है। अगर इसमें डेसिमल मौजूद ना होता, यानी सिर्फ ये होता 8700, डेसिमल इसमें ना होता मौजूद, तो तब जो है वो जो दो ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते थे और नहीं भी, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल कैन बी डिटरमाइंड बाय द फार्मूला। तो बुक में पेज नंबर 102 पर फॉर्म जो है टेबल मौजूद है, 3.3 टेबल, उसमें ये मौजूद है फार्मूला n स्क्वायर से। नंबर 5 है हमारे पास, सल्फाइड आइन दिया हुआ है हमें, S-2 नेगेटिव आइन है सल्फाइड आइन। सल्फ़र जो है उसका आइन को कहते हैं सल्फाइड आइन। एटॉमिक नंबर इसका होता है 16 सल्फ़र का। अब इसकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो है वो किसके लिहाज से है ये, यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो है वो ऐसे एलिमेंट्स या इस तरह के पेयर्स को कहते हैं जिनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो सेम हो। तो एटॉमिक नंबर देखें इसका 16 है और ये नेगेटिव आइन है, -2 का चार्ज है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा हैं। तो 16 और 2 अगर ऐड करें तो 18 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो इनमें से ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए इन सबके एटॉमिक नंबर उसने लिख के दिए हुए हैं। तो पोटाशियम का एटॉमिक नंबर देखो 19 है और ये +1 इसके ऊपर चार्ज है। तो 19 में से हम एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 18, ठीक है। +1 चार्ज अभी आता है जब इलेक्ट्रॉन कम हो, ठीक है। न्यूट्रल कंडीशन में जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं जब एटम न्यूट्रल होता है। लेकिन जब आयन बन जाता है तो फिर हमें चार्ज देखकर डिसाइड करना होता है कि इलेक्ट्रॉन कम है या ज़्यादा है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स कम कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें पॉजिटिव चार्ज था, +1 चार्ज था, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हो जाएगा, 19 में से 1 माइनस कर देंगे तो 18 आएगा। और यहाँ पर देखें नेगेटिव चार्ज था तो 2 इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करना पड़ेंगे, तो ये भी 18। तो 18 और 18 दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगी, तो इस तरह से ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस कमिंग आउट फ्रॉम पिच प्लांट वर। पिच प्लांट जो है ये एक रेडियो एक्टिव कंपाउंड कह लें आप इसको। तो बुक में पेज नंबर 79 पर मौजूद है, रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक है, वहाँ से लाइन उठा के दी हुई है इसने आपको। ये रट्टे लगवाने में माहिर होते हैं कराची बोर्ड वाले। तो मेमोराइज जो है, मेमोराइजिंग पावर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए कराची बोर्ड का अगर आप हिस्सा हैं तो इलेक्ट्रॉन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 7, द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इथीन C2H4 मॉलिक्यूल। देखिए ENE आ रहा है आखिर में, तो ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली जो सीरीज़ होती है उसमें हमारे पास ये अल्कीन सीरीज़ कहलाती है। उसका ये फर्स्ट मेंबर है।
अल्कीन का, अल्कीन सीरीज़ का फर्स्ट मेंबर है ये C2H4। तो C2H4 में आपसे बॉन्ड्स के बारे में पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया है इसने 5 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। देखें 4 हाइड्रोजन एटम है और सिंगल बॉन्डिंग करता है। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड जो होता है सिग्मा बॉन्ड होता है। उसके बाद देखें कार्बन कार्बन के दरमियान जो 2 बॉन्ड बनेंगे उनमें से एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। तो इसीलिए जो है 5 सिग्मा बॉन्ड्स और 1 पाई बॉन्ड इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 4 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, और एक जो है आपस में कार्बन कार्बन जो है वो बॉन्डिंग करेंगे सिग्मा, और एक पाई। ठीक है, डबल बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। तो इस तरह से 4 हाइड्रोजन वाले और एक कार्बन कार्बन के दरमियान 5 सिग्मा बॉन्ड हो गया और एक पाई बॉन्ड हो गया। तो इसका जो है ये वाला आंसर करेक्ट है। विच मॉलिक्यूल हैज़ लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर किसका है जनाब? इसके अंदर हमारे पास अल्काइन सीरीज़ जो होती है उसका फर्स्ट मेंबर है C2H2, एसिटाइलिन इसका कॉमन नेम होता है, इथाइन भी कहते हैं इसको। तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री होता है, लीनियर स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, बाकी मीथेन जो है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है इसकी। BF3 की जो है ये 120 डिग्री होता है इसका बॉन्ड एंगल। मीथेन का जो बॉन्ड एंगल है ये 109.5 डिग्रीज होता है। और NH3 में जो है वो 109.5 से थोड़ा कम होता है, 107 के आसपास। ठीक, तो C2H2 जो है करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट है हमारे पास 9, आइस फ्लोट्स ऑन टॉप ऑफ वाटर बिकॉज इट्स डेंसिटी। तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे आप। तो डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से जो है ऑब्जेक्ट्स फ्लोट करते हैं। ठीक है, तो आइस की जो है डेंसिटी कम होती है, इसीलिए वो सरफेस पर फ्लोट कर रही होती है आइस, तो लेसर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। उसके बाद है हीट अब्जॉर्ब बाय अ सिस्टम व्हेन इट्स वॉल्यूम डज नॉट चेंज इट्स इज़ इक्वल टू, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर हीट अब्जॉर्ब करेगा सिस्टम तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है। तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देखनी है आपने, इस तरह की अगर सवाल आएंगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आपने इसके आंसर जो है वो ढूंढने होते हैं। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा W, यानी Q जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, डेल्टा इंटरनल एनर्जी होती है, और W जो है वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। ठीक है, तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो वर्क डन ज़ीरो होता है, और जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम को दी जाती है उससे सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। नेक्स्ट हमारे पास है अब 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं मास से। इन से आप ये निशानी लगा लें, दो तरह की हैं ये, एक तो इंटेंसिव और एक एक्सटेंसिव। तो इन से आप याद रखें इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, और जो डिपेंडेंट ऑफ मास होती हैं वो एक्सटेंसिव होती हैं। तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, यानी ये मास पर डिपेंड नहीं करती। जो डेंसिटी जो है ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बाकी जितनी भी यहाँ लिखी हुई एनर्जी हो गई, वॉल्यूम, एंट्रोपी, ये जो है क्या है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम PV हैज़ द डायमेंशन। तो PV जो है ये वर्क डन होता है, और W इज इक्वल टू P डेल्टा V की फॉर्म में जो है मौजूद है हमारे पास। ये थर्मोडाइनमिक वर्क कहलाता है, W इज इक्वल टू P डेल्टा V। डेल्टा उन्होंने यहाँ से हटा दिया है ताकि जिन लोगों ने रट्टा लगाया हुआ था उनके लिए थोड़ी सी परेशानी हो सके। जैसे P V इजिकल टू NRT का रट्टा लगाया होता है लोगों ने, या W इजिकल टू P डेल्टा V का, तो डेल्टा यहाँ पे नहीं नज़र आएगा तो परेशान हो जाएंगे, और P V इजिकल टू NRT से हो सकता है वो कंफ्यूज हो रहे हों। तो बहरहाल P V जो है ये यहाँ पे देखें इसकी डायमेंशन बनेगी वर्क डन से। तो वर्क डन और एनर्जी दोनों के यूनिट सेम होते हैं, तो डायमेंशन भी इनकी सेम होंगी, तो एनर्जी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है 13, फॉर द रिएक्शन टू NH3, अमोनिया है, इसकी डिकम्पोजिशन हो रही है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये डबल एरो बना हुआ है, रिवर्सिबल रिएक्शन है ये। द रिलेशनशिप बिटवीन KC एंड KP, और गैसियस फेज़ में है, अमोनिया गैस होती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी गैस होते हैं। ठीक है, तो गैसियस फेज़ में KC और KP, इनके लिए जो है रिलेशनशिप हमें देखना होता है। अब यहाँ पे देखें इक्वेशन के अंदर इस तरफ देखें रिएक्टेंट के साइड पे 2 मोल्स हैं, और प्रोडक्ट वाली साइड पर देखें 4 मोल्स हैं। अब यहाँ पे देखें रिएक्टेंट के मोल्स प्रोडक्ट के मोल से कम है। ठीक है, यानी प्रोडक्ट साइड पे मोल ज़्यादा हैं और रिएक्टेंट साइड पे मोल्स कम है। तो इस कंडीशन में KP जो है वो KC से क्या होता है, बड़ा। तो प्रोडक्ट अगर ज़्यादा होंगे, प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा होंगे तो KP KC से ग्रेटर होगा, तो ये वाला जो आंसर है करेक्ट है। ठीक है, 3 केसेस हैं ये बुक में मौजूद हैं, ये 3 केसेस हैं इसके। अगर जो है दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे तो KC और KP दोनों बराबर होंगे। अगर प्रोडक्ट साइड पे मोल्स ज़्यादा होंगे तो KP ग्रेटर होगा KC से, और प्रोडक्ट साइड पे अगर
मोल्स कम होंगे तो Kp लेस होगा Kc से। तो 3 जो है केसेस मौजूद हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, गिवन द इक्विलिब्रियम द PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसकी डिकम्पोजिशन हो रही है PCl3 में और क्लोरीन में। डेल्टा एच जो है इसके लिए नेगेटिव है, पॉजिटिव है सॉरी। डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब ये कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है। कंसनट्रेशन ऑफ क्लोरीन एट इक्विलिब्रियम विल बी इंक्रीज बाय, क्लोरीन की कंसनट्रेशन जो है इक्विलिब्रियम पे बढ़ाने का कह रहा है वो। ठीक है, तो टोली शॉर्टलिस्ट प्रिंसिपल की एप्लीकेशन हमसे पूछ रहा है यहाँ पे एक तरह से। तो लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर है पहला ऑप्शन। तो टेम्परेचर अगर कम करेंगे और हमारे पास देखें यहाँ पे रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। उसके बाद देखें लिखा है एडिंग PCl3, अगर एडिंग PCl3 जो क्या है प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट साइड पे आप बढ़ाएंगे कंसनट्रेशन तो रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है एडिंग PCl5 टू मिक्सचर, तो PCl5 को अगर हम डालेंगे, इसकी कंसनट्रेशन बढ़ा देंगे तो जो है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा और क्लोरीन हमें ज़्यादा मिलेगी। लास्ट वाला जो ऑप्शन है इसको देख लें, इसको भी समझा देता हूँ मैं। इंक्रीजिंग प्रेशर है, तो प्रेशर का जो रिलेशनशिप होता है इसमें हमें देखना होता है नंबर ऑफ़ मोल्स को। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ मोल्स जिस तरफ ज़्यादा होते हैं उसको देखना होता है। ठीक है ना, यहाँ पे देखें नंबर ऑफ़ मोल हैं 1, यहाँ पे देखें नंबर ऑफ़ मोल्स हैं 2। ठीक है, तो अगर आप प्रेशर को इंक्रीज़ करोगे तो ज़्यादा मोल्स से कम मोल्स की तरफ जो है रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो इस तरह से ये तीनों जो ऑप्शंस हैं ये वाले तो नहीं हो सकते, करेक्ट ऑप्शन ये एडिंग PCl5 हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज़ बेसिक। अब देखिए अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, KCl ये सब आयनिक कंपाउंड्स हैं और न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ CO3 वाला जो कार्बोनेट कंपाउंड हैं यहाँ पे ये बेसिक नेचर के होते हैं, तो Na2CO3 जो है ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखें ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है हमसे क्रोमियम का, और आइन दिया उसने हमें क्रोमेट आइन Cr2O7 -2 -2। इसके लिए वर्किंग देखें यहाँ पे मैंने की है। तो क्रोमियम का हमें फाइंड आउट करना है, तो क्रोमियम को मैंने X कह दिया है। कितने क्रोमियम है यहाँ पर, 2 क्रोमियम्स हैं तो 2X लिख दिया हमने। उसके बाद देखें 7 ऑक्सीजन के आइटम्स हैं, 7 लिख दिया। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्साइड्स के अंदर वो -2 देता है नॉर्मल ऑक्साइड में। ठीक है, तो 7 टाइम्स -2 हो गया। ओवरऑल चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है हमें आयन का -2, तो -2 यहाँ पे हमने लिख दिया। अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -14 आया, इस -14 को दूसरी तरफ भेज दिया तो ये प्लस हो गया। 14 - 2 12 आया, 2 से डिवाइड किया तो 6 हमारे पास वैल्यू आई है, तो +6 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। नंबर 17 है द प्रोपोर्शंस ऑफ सॉल्यूशन which the properties of solution which depends upon the number of particles of solute are called, ये qualitative properties की definition है। उसके बाद next है हमारे पास, if the rate of reaction is independent of concentration of the reactant the reaction is of zero order reaction की definition है ये। उसके बाद next है हमारे पास, a catalyst is a substance which increase the rate of reaction of a chemical reaction because catalyst जो होता है वो रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। तो उसका रीज़न क्या है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी जो है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको ये लोअर कर देता है। ठीक है, कम कर देता है, यानी कम एनर्जी प्रोवाइड करने पर भी जो है रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है। तो कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके जो है स्पीड अप कर देता है रिएक्शन को। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स इज़ नोन एज केमिकल काइनेटिक्स, डेफिनेशन है ये। वो ब्रांच जिसमें जो है वो केमिकल रिएक्शंस की जो स्पीड है उनको डिस्कस किया जाता है, उनको स्टडी किया जाता है, वो कहलाती है केमिकल काइनेटिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है पेनिट्रेशन पावर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, तो ये बुक में मौजूद है ये भी चीज़, इसका बुक में पेज नंबर में लिखना भूल गया हूँ। रेडियो एक्टिविटी का ही टॉपिक है, तो वहाँ पर ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है 1 से लेकर 10 सेंटीमीटर जो है रेंज लिखी हुई है एयर में इनकी अल्फ़ा पार्टिकल्स की, और 1 से लेकर 2 मीटर तक की रेंज लिखी हुई है बीटा पार्टिकल्स की। तो 100 टाइम्स जो है लार्जर होती है पेनिट्रेशन पावर बीटा पार्टिकल्स की अल्फ़ा के मुकाबले में। अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं साइज़ में बड़े होते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं, ये +2 चार्ज होता है। बीटा पार्टिकल जो होते हैं ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हम कह रहे होते हैं, अगरचे के न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। हो कुछ ये रहा होता है कि न्यूट्रॉन के जो न्यूक्लियस जो है उसमें न्यूट्रॉन ब्रेक हो जाता है पॉजिट्रॉन में और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के अंदर।
तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो हैं वो इमिट हो जाते हैं बाहर की जाने, न्यूक्लियस से बाहर निकल जाते हैं, बीटा पार्टिकल्स हम कह रहे होते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ उनके इलेक्ट्रॉन की तरह की होती हैं, तो इसलिए हम उन्हें फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कह रहे होते हैं। ठीक है, साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, तो इसीलिए जो है इनकी पेनिट्रेशन पावर जो है ज़्यादा होती है, तो 100 टाइम्स जो है पेनिट्रेशन पावर इनकी ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट है आ गैस एट ज़ीरो केल्विन। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो पे थ्योरेटिकल जो वॉल्यूम है गैस का वो ज़ीरो होता है, थ्योरेटिकल है ये बात। रियलिटी में जो है लिक्विफिकेशन हो जाती है, गैस गैस नहीं रहती, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 23। द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ विटामिन सी इज C6H8O6। एम्पिरिकल फार्मूला आपसे पूछ रहा है, तो सिंपली आपने क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है इनका, सिंप्लीफाई करना है इनको, रेशियो को सिंप्लीफाई करना है। तो 2 3 ज़ा 6 होता है, 2 4 ज़ा 8 होता है, 2 3 ज़ा 6, मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पाएगी, तो C3H4O3 इसका जो है करेक्ट आंसर है। E+PV इज़ कॉल्ड, ये कहलाता है जनाब इंथैल्पी। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा हेज़ल्स लॉ जिस चैप्टर में मौजूद है, चैप्टर नंबर 5 है, उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। कांस्टेंट प्रेशर पर जो आप एनर्जी सप्लाई करते हो सिस्टम को, वहाँ पर ये मौजूद है। E+PV ये कहलाता है एंथैल्पी, कांस्टेंट प्रेशर वर्क डन, या कांस्टेंट प्रेशर, हाँ कांस्टेंट प्रेशर पे। तो उसके बाद देखें द क्वांटम नंबर वैल्यूज़ फॉर 3p ऑर्बिटल्स आर। अब यहाँ पे 3 जो है ये कहलाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो n की वैल्यू जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है, तो n इज़ इक्वल टू 3। तो पहला ऑप्शन और लास्ट ये वाला और सेकंड लास्ट ऑप्शन ये तो हो ही नहीं सकते। उसके बाद देखें सेकंड और ये लास्ट जो ऑप्शन है, इन दो में से कोई एक हमें चूज़ करना होगा, तो n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3 दोनों में है। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखें दिया हुआ उसने p ऑर्बिटल, तो p ऑर्बिटल के लिए l की जो वैल्यू है एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे हम कहते हैं, या सब्सिडायरी क्वांटम नंबर, तो l की वैल्यू 0 होती है s ऑर्बिटल के लिए, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। और p के लिए जो है l की वैल्यू होती है 1, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है, n इज इक्वल टू 3, l इक्वल्स टू 1। उसके बाद नेक्स्ट है ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो वो कहलाते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, जैसे कि px py pz। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। सिमिलरली डी में भी होते हैं, डी में 5 होते हैं, एफ में 14 होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 27। द नेट इंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर इट इज़ ब्रॉट अबाउट इन टू और मोर डिफरेंट वेज एंड फलां फलां फलां। तो ये डेफिनेशन है जनाब, हेज़ल्स लॉ की स्टेटमेंट है ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ज़रूरी होता है कि हाइड्रोजन जो है वो बॉन्डिंग करे किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज़्यादातर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन होते हैं, और साथ में लोन पेयर भी होना चाहिए, यानी जिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है उसके पास लोन पेयर भी होना चाहिए। तो इसलिए जो है ये तीनों ऑप्शन जो हैं इन सब में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और मीथेन जो है इसमें नहीं होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कार्बन ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और ना ही इसके पास लोन पेयर होता है CH4 में। नेक्स्ट हमारे पास है 29। इन अ केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज सेड टू हैव एस्टेब्लिश्ड व्हेन। इक्विलिब्रियम जो है उस वक्त अचीव होता है केमिकल रिएक्शन में जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं। तो रेट ऑफ ऑपोजिंग रिएक्शन जो है थोड़ी सी वर्डिंग चेंज यहाँ पे कर दी है, तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, कंसंट्रेशन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को। कंसंट्रेशन जो है प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट की कांस्टेंट हो जाती है, लेकिन इक्वल नहीं होती। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 30। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज़ द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल। तो बेरिलियम क्लोराइड जो है इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है, तो 180 डिग्री जो है इसका करेक्ट 180 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर यही है। मिथेन में 109.5 होता है बॉन्ड एंगल, NH3 में 107 के आसपास होता है। H2O जो है बेंड स्ट्रक्चर होता है, 107 से 104 के आसपास होता है इसका बॉन्ड एंगल। तीनों के तीनों जो हैं ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। BeCl2 जो है ये करता है sp हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द वैल्यू ऑफ R जनरल गैस कांस्टेंट इन SI यूनिट्स। डिफरेंट वैल्यूज़ हैं आर की डिफरेंट सिस्टम्स में, तो SI यूनिट में आपसे वैल्यू पूछ रहा है 8.3143 होती है। देखें दो ऑप्शन में लिखा हुआ है ये, और बाकी 0.0821 जो है ये ATM, अगर प्रेशर जो है वो ATM में मौजूद हो तब हम लेते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, SI यूनिट में तो है ही नहीं है। तो ये दो ऑप्शन हो सकते हैं करेक्ट। इनमें जो है कि आपको एक जगह टेम्परेचर उसने दिया हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड में, एक जगह उसने दिया हुआ है केल्विन में। तो टेम्परेचर का SI यूनिट जो है वो केल्विन होता है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा।
ठीक है। इसके अलावा बुक में ये जो वैल्यू है जूल्स पर केल्विन मोल की फॉर्म में भी लिखी हुई होती है। तो जूल जो है वो न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। वर्क डन, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो जूल पर मोल केल्विन हो या न्यूटन मीटर पर मोल केल्विन हो, दोनों सेम है। उसके बाद लिखा हुआ है बोहर्स एटॉमिक मॉडल इज़ कंट्राडिक्टेड बाय। बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो 2 डायमेंशनल मॉडल था, जबकि एटम जो है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में होता है। तो और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है, ये टॉपिक मौजूद है बुक में पेज नंबर 98 पर। उसमें फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपको ये मिल जाएगा, ये लाइन है ये भी। मतलब एग्जैक्टली तो वहाँ नहीं मिलेगी आपको, लेकिन इससे मिलती जुलती बात वहाँ मिल जाएगी। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो बॉस का जो एटॉमिक मॉडल है इसको क्या करता है, मतलब इसके अगेंस्ट हैं दोनों, एक दूसरे को जो बात है उसकी अ, मतलब एग्री नहीं करते। इसमें बहुत बहुत जो कह रहा है, ये कह रहा है कि इसका जो मोमेंटम है और जो स्पीड वगैरह मतलब डेरिवेशन वगैरह जो उसने की हुई है वो कंप्लीटनेस जो है वो प्रिसाइजली डिफाइन करके दी थी उसके अंदर। जबकि हेजनबर्ग कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है क्योंकि वेव की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसका जो मोमेंटम है और जो पोजीशन है वो एट द सेम टाइम हम फाइंड आउट नहीं कर सकते प्रिसाइजली, उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है चार्ज टू मास रेशियो, पूछ रहे हैं आपसे ई अपॉन एम वैल्यू इलेक्ट्रॉन की। तो याद करने वाली चीज़ है ये 1.758 एक्सपोनेंट 8 कूलम पर ग्राम। ठीक है, ग्राम में है ये वैल्यू, इसलिए 10 की पावर 8 वैल्यू है। अगर केजी में होता तो 10 की पावर 11 होता, इसका ख्याल रखिएगा ज़रा। नेक्स्ट हमारे पास है द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसको बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये आपने क्लास 10 में भी पढ़ा था। रिडॉक्स रिएक्शन है ये। द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो वक्त के साथ साथ क्या होता है, डिक्रीज़ कर रहा होता है। ठीक है ना, तो पहले जो रिएक्शन है वो तेज़ी से प्रोसीड करता है और बाद में जो है वो स्लो होता जाता है। जैसे जैसे मतलब टाइम स्पेंड होता है वैसे वैसे जो है वक्त के साथ साथ वो कम होता जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड जो है कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर गैसियस सिस्टम द वैल्यू ऑफ के पी एंड के सी आर सेम वैन। तीन मैंने आपको पीछे भी बताया था, इस तरह का एमसीक्यू आया था। अगर जो है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट के इक्वल हों तब के पी और के सी जो है बराबर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इंथैल्पी चेंज होता है, ये डेल्टा एच होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज़ 2 पाई बॉन्ड। 2 पाई बॉन्ड उसी वक्त होंगे जब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। तो पहला बॉन्ड होता है सिग्मा, बाकी जो रिमेनिंग होते हैं वो बनते हैं पाई। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में, तो N2 इसका करेक्ट आंसर है। CH4 में सारे सिग्मा होते हैं। उसके बाद O2 में देखें डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है, एक सिग्मा होता है और एक पाए। और ये C2H4 जो है इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है उसमें एक सिग्मा होता है, एक पाए बॉन्ड होता है। बाकी हाइड्रोजन के साथ जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो सब सिग्मा बॉन्ड होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव अ सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। ये स्टेटमेंट है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। अल्फ़ा रेज आर फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये बीटा बीटा रेज होती हैं। तो अल्फ़ा रेज आर हीलियम न्यूक्लियाई। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे होंगे न्यूट्रॉन जो होंगे वो गामा रेज होती होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। गामा रेज जो होती हैं वो प्योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, जिनकी वेवलेंथ जो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी के होते हैं, ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ के होते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ। सरफेस टेंशन जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो वो अमाउंट ऑफ लिक्विड पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू क्लिंग टुगेदर इज कॉल्ड। मोहब्बत हो गई है सरफेस टेंशन से जनाब इसको, तो बार बार सरफेस टेंशन का ही पूछे जा रहा है। 3 MCQs दे दिए हैं, तो ये भी सरफेस टेंशन है इसका आंसर। एक तरह से डेफिनेशन है ये इसकी सरफेस टेंशन की एक मतलब इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं आप। द नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल पर 1 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट डिस्टेंस एक कहलाता है वेव नंबर। अब वो यूनिट डिस्टेंस सेंटीमीटर भी हो सकता है, नैनोमीटर भी हो सकता है, मीटर भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वेव नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर है। वेव नंबर की डेफिनेशन है ये। तो इस तरह से हमने पूरे MCQs जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी इनसे। अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। पसंद आया करे वीडियो तो लाइक भी किया करें और दूसरे लोगों तक भी इसको पहुँचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।